Good morning, dear students. As we know, हम लोगों को डाइपोल के बारे में बात करनी है। पिछली क्लास में डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग डाइपोल को किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे और उस पर होने वाले इफेक्ट्स की बात करेंगे। टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह का फील्ड हम लोगों को मिल सकता है। नंबर वन यूनिफॉर्म, नंबर टू नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले मुझे ये सीखना होगा। अगर मैं इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस शो कर रहा हूं और पैरेलल शो कर रहा हूं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को शो करते हैं। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर हम लोगों को डाइपोल प्लेस करना है। स्टूडेंट्स, जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हमारे सामने कभी आती हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जहां इन फील्ड लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां निश्चित रूप से कोई कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज है और जहां इनका एरो हेड है वहां कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डायग्राम जरूर हमने बनाया हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर और इस एंड पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तब हम लोग इसको कहेंगे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल डाला। ये डाइपोल को मेंशन किया हुआ है, यहां दिखाया हुआ है, मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूं। इस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज यहां है -q, पॉजिटिव चार्ज यहां है। डाइपोल लेंथ जैसे मैं कंसीडर करता हूं वो 2a है। इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन से डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के बीच जो एंगल है वो ये थीटा हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ। बाद में मुझे जरूरत होगी इसलिए इस फिगर को पूरा कंप्लीट कर देता हूं। मैंने इसके स्टार्टिंग पॉइंट से एक ये लाइन ले ली और यहां ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस तरह से ये एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को मिल गया। इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल पाऊंगा, इस आर्म को 2a sin थीटा कह पाऊंगा। अब ये 2a sin थीटा की जरूरत कहां मुझे पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, अभी हम डिस्कस करेंगे। अब जरा नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग ऐसा देखें कि ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एग्जैक्टली फोर्स ऑन ए चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड F इक्वल्स टू Q इंटू E से हम लोग देते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में होगी फोर्स की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो बच्चे +q चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को ये हमने यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज +qe फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम लोगों ने यहां रिप्रेजेंट किया है और इस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी, जैसा कि हमने यहां दिखाया हुआ है। अब अगर मैं देखता हूं कि ये सॉल्व डाइपोल जो मेरे पास है इसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। और स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि जब किसी भी एक बॉडी के ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं तो नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन उसके ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है जिसे हम लोग टॉर्क के नाम से जानते हैं। और टॉर्क की जो फॉर्मूला है वो क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू एनी फोर्स ऑफ कपल मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसा हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। तो अभी जब हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले
sin थीटा है ये हमने क्यों निकाला है? एग्जैक्टली दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मेरा जो माइनस क्यू चार्ज है ये फिक्स है और ये डाइपोल मेरा इस फिक्स चार्ज के अराउंड ऐसे या ऐसे मूव कर सकता है। तो टर्निंग इफेक्ट निकालने के लिए, टॉर्क निकालने के मैंने लिखा एनी फोर्स ऑफ कपल मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है 2a sin थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स ऑफ कपल दैट इज QE। इस तरह से मेरे को ये मिल गया टॉर्क इक्वल्स टू QE 2a sin थीटा, ये मेरे को मिला। अब ये 2a और q इन दोनों को मिलाकर के मैं कह देता हूं डाइपोल मोमेंट, यहां मेंशन किया हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से मेरे को टॉर्क का कॉन्सेप्ट मिल जाता है दैट इज P क्रॉस E। स्टूडेंट्स ध्यान रखना चाहिए कि ये टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी स्थिति में यहां मेरा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो डायरेक्शन हम रिजल्टेंट क्वांटिटी की निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या देता है कि मान लीजिए मेरा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है और मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा करके लेकर के आता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर थर्ड डायरेक्शन में ये मेरे पास टॉर्क की डायरेक्शन होगी। दैट इज, यहां से एक बात हम लोगों को और भी क्लियर हो जाती है। ये जो छोटी सी इक्वेशन है टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा या टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E, इसमें टॉर्क परपेंडिकुलर है P के एज वेल एज टॉर्क परपेंडिकुलर है E के। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू P एज वेल एज टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू E। तो अगर आपसे वो दो पेयर पूछता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के तो आप लोग यहां से दे सकते हैं। तो ये था टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ध्यान रहे ये डाइपोल भी इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल है और फील्ड भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। मैग्नेटिज्म में हम लोगों को सेम कॉन्सेप्ट अगेन पढ़ना होगा, तब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप ग्रेस्प कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं। ये सारा डेरिवेशन इसका हमने यहां मेंशन किया हुआ है, डायरेक्शन प्लेस की हुई है। आपको अपने फाइनल एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है ये बात यहां हमने समझाई हुई है। जहां तक फोर्स की बात है तो मैंने बताया था जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाता है, ये मेंशन किया हुआ है यहां। डायरेक्शन हम यहां क्लियरली देंगे, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। ये फॉर्मूला मैंने आगे यहां समझाया आपको, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आगे वैल्यूज डायरेक्शन जैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना है वो चीज यहां समझाई हुई है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बात करना चाहूंगा आपसे कि हाउ वी विल फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या? टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा। मैं ऐसे कह सकता हूं दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। sin थीटा इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है, तो मैक्सिमम मिनिमम की बात जो होगी वो sin थीटा के ऊपर ही डिपेंड करेगी। whenever theta is 90 it means the direction of electrostatic field and direction of dipole moment is making an angle of 90 degree, then torque must be maximum। बिल्कुल इस तरह से जब हम लोग मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम है whenever the direction of E and direction of P are
सेम और पैरेलल। हेंस भाई थीटा इक्वल्स टू 0 और टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क कैसे मेरे को फाइंड आउट करना है, ये बात यहां से क्लियर हो गई होगी। यहां आगे हमने डाइपोल मोमेंट को इन टर्म्स ऑफ टॉर्क डिफाइन करने की कोशिश की है। आप डाइपोल मोमेंट की डिफाइन कहीं से भी दे सकते हैं, बेहतर होगा यहां से दें। डाइपोल मोमेंट will be defined as torque acting on a electric dipole placed in perpendicular to uniform electrostatic field of unit strength। यानी हमने यहां पे E को भी यूनिटी ले लिया, एंगल को 90 ले लिया, तो उस समय टॉर्क जो होगा वो मेरा डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, डिफाइन दे सकता हूं। तो मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क, ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अभी आगे बढ़ेंगे, डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्टूडेंट्स, जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हम लोग शो कैसे करते हैं। यहां देखिए, ये लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है, लाइंस हमारी इक्वी डिस्टेंस नहीं है। यहां डिस्टेंसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है इसके, यहां डिस्टेंस ज्यादा है इसके, यानी आगे की तरफ कंजर्व होती चली जा रही है। इसका मतलब सिंपल सा, somewhere electrostatic field at A is less and electrostatic field at C is comparatively more। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। अब अगर इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर मैं कोई एक डाइपोल प्लेस कर देता हूं, वही 2a डिस्टेंस लेकर के, इनिशियल एंगल थीटा लेकर के, तो इसके ऊपर जो लगने वाले फोर्स हैं अब बराबर नहीं होंगे। यहां पे जो QE होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज हियर मोर, और यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा Q into E, डायरेक्शन मेरा इस डायरेक्शन में, ये कंपैरेटिवली लेस होगा बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज लेस। इसका मतलब अब इसके ऊपर टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क लगाने के लिए एसेंशियल है कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए। तो यहां एक कंडीशन तो फुलफिल है कि डायरेक्शन में तो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। हेंस भाई यहां जो नेट फोर्स होगा वो मेरा नॉन जीरो होगा, यानी नेट फोर्स की वैल्यू कुछ आएगी। और स्टूडेंट्स, जहां नेट फोर्स नॉन जीरो होता है वहां टॉर्क कभी काम नहीं करता, वहां फोर्स ही इफेक्ट में आएगा, और जहां टॉर्क काम करता है वहां नेट फोर्स निश्चित रूप से जीरो होगा। तो ये बात मुझे यहां समझनी थी। इसके ऊपर टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं निकालेंगे, हम फोर्स का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, नेट फोर्स का, और वो इजीली निकाला जा सकता है। अब मैं बात करना चाहूंगा इसी को और एलोबरेट करने की। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट वेक्टर्स को लेकर के हमने समझाया हुआ है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, हम देख रहे हैं यहां पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब नेट फोर्स की बात करें तो ऑब्वियसली जहां बड़ा फोर्स है उसमें से हम छोटे फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्टेंट या नेट फोर्स दे देंगे। इस तरह से हम लोग नेट फोर्स की बात यहां करेंगे। टॉर्क यहां पर जीरो होगा, टर्निंग इक्विलिब्रियम यहां पे हम लोगों को मिलेगा। अब हम लोग बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। देखो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर वन, इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, नंबर टू इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क, एज वेल एज एक तीसरा तरीका भी हमारा हो सकता है फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की बात अभी हम लोग यहां नहीं कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में जब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा तब हम लोग इसको डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां मेरा फोर्स जीरो है तो मुझे यह देखना होगा कि उसके ऊपर टॉर्क कितना इफेक्टिव है। टॉर्क के करस्पॉन्डिंग मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा।
और जहां टॉर्क जीरो है वहां मैं ये देखूंगा कि नेट फोर्स कितना है, उसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेनेवर ए डाइपोल इज एक्सपीरियंसेस सम टॉर्क, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब मेरा टॉर्क जीरो होगा, और टॉर्क जीरो तब होगा जब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जीरो होगा, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जीरो तब होगा जब मेरा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल होंगी। तो इस स्थिति में मेरे को स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दैट इज ऑन 180 डिग्री एंगल। Hence why the direction of electrostatic field, अगर मेरा बिल्कुल अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट के, तो एंगल हो गया 180 डिग्री, मैं इसको एंटी पैरेलल भी कह सकता हूं 180 डिग्री को। तो इस तरह से मेरे को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। दोनों ही केसेस में नेट फोर्स जीरो है। हम टॉर्क के बेसिस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। यही सारी की सारी चीजें हमने यहां मेंशन कर रखी हैं डियर स्टूडेंट्स। एक बार मैं यहां रीड करके आपको बता देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी नोट्स आप लोग यहां से सब लोग अपने बना लेंगे। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो होता है बट नॉन जीरो टॉर्क। मैंने अभी बताया था जहां फोर्स होगा वहां टॉर्क नहीं होगा, और जहां टॉर्क होगा वहां फोर्स नहीं होगा। इसी बात को यहां मेंशन किया हुआ है। एज द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयरफॉर नो लीनियर एक्सेलरेशन। देखिए F इक्वल्स टू ma, जब आप लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये तभी काम करता है जब यहां पे कोई इफेक्टिव फोर्स हो। जब टॉर्क वर्क कर रहा है तो फोर्स हमारा जीरो होगा, और जब टॉर्क जीरो होगा, वो सॉरी फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा, तो इसमें कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 हम लोग बात करें, टॉर्क ऑन अ डाइपोल बिकम जीरो व्हेन अलाइंस इटसेल्फ और पैरेलल। अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया। ये मान लीजिए दोनों की डायरेक्शन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की है, एक डाइपोल मोमेंट की है, दोनों के बीच में एंगल जीरो है, या ये पैरेलल है, आपकी मर्जी, कोलिनियर दिखाइए या पैरेलल दिखाइए, डजंट मैटर, एंगल दोनों ही केसेस में जीरो है। तो यहां पर टॉर्क मेरा क्या होगा, जीरो होगा। टॉर्क ऑन डाइपोल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। अभी सब ऊपर में समझा के चुका हूं। देन आफ्टर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमें फोर्स की वैल्यू मिलती है, टॉर्क नहीं मिलता। ये डायरेक्शंस मैं आपको समझा चुका हूं, तीनों केसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू आपको समझा चुका हूं ऊपर पहले ही। उन्हीं सब चीजों को यहां पे लिखा हुआ है। एक कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पे रेड से मार्क किया हुआ है, मैं इसको देखता हूं यहां पे। एट लार्जर डिस्टेंसेस डाइपोल फील्ड इज 1/r³। प्रोपोर्शनलिटी जो लार्जर डिस्टेंसेस पे होती है वो 1/r³ के टर्म्स में होती है, और जो स्मॉलर डिस्टेंसेस की बात होती है वहां पे 1/r² के केसेस में होती है। प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऐसी क्वांटिटी है जो निश्चित रूप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, एंड व्हाटएवर सो 1/r², 1/r³ सारी प्रोपोर्शनलिटी शो करती है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू अपोजिट चार्जेस मैग्नीट्यूड 1/3 into 10⁻⁻⁷, ये 7 यहां आगे है, कूलम, separated by 2 centimeter. The dipole is placed in external electrostatic field 3 into 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। एसआई सिस्टम में कुछ नहीं करना है यहां। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, देखिए मैक्सिमम टॉर्क मुझे चाहिए, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला मैं यहां देखता हूं, टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा, और जब मैं इसे टाउ मैक्सिमम कहूंगा तो ये हो जाएगा PE, बिकॉज ऑफ थीटा यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है मैक्सिमम के केस में। अब बस मुझे वैल्यू डालनी है, P इज अ डाइपोल मोमेंट। मैं P को फर्दर यहां पे
ब्रेकअप करता हूं तो दैट इज 2a इंटू क्यू इंटू ई। 2a मेरे को दे रखा है दैट इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। और q चार्ज दे रखा है मेरे को, ये दैट इज 1/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे रखा है मेरे को 3 इंटू 10 टू पावर 7। देखो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में कभी कोई न्यूमेरिकल आपको ऐसा नहीं मिलता जिसमें कैलकुलेशन उलझाने वाली हो। स्पेशली सीबीएसई में कैलकुलेशन बहुत आसान मिलती है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो कैलकुलेशन में कुछ है ही नहीं यहाँ पे, -7 + 7 खत्म हो गया, 3 से ये 3 खत्म हो गया, बचा क्या, ये बचा। इस तरह से मेरा आंसर आ गया। इसको कैसे मेरे को लिखना है फाइनल एग्जामिनेशन में या जब मैं अपनी कॉपी में कर रहा हूं, वो नीचे हमने दिया हुआ है, ये यहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। दैट्स द सेम कांसेप्ट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 की बात मैं करूं तो अगेन बड़ा आसान सा ही है। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको देखते ही मेरे को यहां पे एक डायग्राम बना लेना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वैल्यू कितनी है, 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है, यहां से 30 डिग्री दे रखा है, दैट इज 30 डिग्री। टॉर्क की वैल्यू मेरे को दे रखी है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। एसआई सिस्टम में तो मेरा काम बन गया। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। अब ये डायपोल मोमेंट मेरे को कैलकुलेट करना है। इतनी बात समझ में आने के बाद मुझे थोड़ा सा जो अभी मैंने पढ़ा है उसको ध्यान में रखना होगा। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क की वैल्यू होती है Pe sin थीटा। अब यहां पे टॉर्क मेरे को दे रखा है दैट इज 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 26। P मेरे को निकालना है, E मेरे को दे रखा है दैट इज 10 टू पावर 4। थीटा मेरे को दे रखा है 30 डिग्री। अब कोई स्टूडेंट मेरे से ये कहने लगेगा कि सर मेरे को तो sin 30 की वैल्यू याद नहीं है, ऑब्वियस है, फिर तो क्वेश्चन उसको मुश्किल लगेगा ही, और सब कुछ आते हुए भी उसका फाइनल आंसर सही नहीं होगा, और फाइनल आंसर सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होगी। तो यू मे गो थ्रू ये सारी की सारी बातें जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी बेसिस पे हमें क्लियर हो जानी चाहिए। अब कैसे लिखना है एग्जाम में ये आगे शो किया हुआ है, ये हम लोगों ने आगे देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले ये मैं आंसर जरा एक बार चेक कर लूं, देख लो। देखो बच्चों, इस आंसर में इसने डायपोल मोमेंट तो रखा है लेकिन इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नहीं दी है, तो आपको डायरेक्शन देनी चाहिए और आपके क्वेश्चन के अंदर ही डायरेक्शन है। इट इज अलाइन्ड 30 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो यही डायरेक्शन आप लोगों को इसमें लिख देनी है। चलिए नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बड़ा ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है जब हम आगे की स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आप दिल्ली से काठमांडू जा रहे हैं, तो एरोप्लेन का रास्ता आपने शो करना है, तो आप कहीं भी यहां पे दिल्ली दिखाते हो, यहां पे काठमांडू दिखाते हो, और ऐसे करके जाने का रास्ता दिखा देते हो या ऐसे करके आने का रास्ता दिखा देते हो। तो क्या एग्जैक्टली लाइंस के ऊपर से एरोप्लेन गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने कुछ लाइंस बना दी बस। इसी तरीके से किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई छोटा चार्ज प्लेस करता हूं और वो एक फोर्स की वजह से ट्रेवल करना शुरू कर देता है, तो एग्जैक्टली जिस पाथ से वो ट्रेवल करना शुरू करेगा, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इसी पाथ को मैं एक लाइन के थ्रू शो कर रहा हूं, इसी लाइन को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहूंगा। डिफाइन अगर आपसे कोई पूछता है तो, an electric field line of force may be defined as curve along which a small positive charge
would tend to move when free to do so in an electric field. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई छोटा चार्ज अगर मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो जिधर टेंडेंसी रखेगा ट्रैवल करने की, उस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का नाम देंगे। अब मान लीजिए ये वाला कोई फील्ड लाइन है, तो ऑब्वियसली इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। मान लीजिए मैं यहां ये एरो हेड दिखा देता हूं, तब ये फील्ड लाइन मेरी कंप्लीट होगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी कंपैरेटिवली यहां पे कहीं पॉजिटिव चार्ज मेरे को कंसीडर करना होगा, तब ये पोजीशन होगी। कंपैरेटिवली लेसर पॉजिटिव चार्ज या मे भी नेगेटिव चार्ज मुझे यहां कंसीडर करना होगा, तब यहां पे एरो हेड आएगा। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन पे इंस्टेंटेनियस मैं डायरेक्शन की बात करना चाहूं तो कोई भी एक पॉइंट लेता हूं और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। कोई भी एक पॉइंट लेता हूं और इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, तो एग्जैक्टली जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ध्यान रहे इस टेंजेंट की डायरेक्शन भी हम लोगों को पॉजिटिव की तरफ से शुरू करनी है और नेगेटिव की तरफ जाकर खत्म करनी है। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आगे इसमें लिखा भी हुआ है, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट, दे आर इमेजिनरी कर्व्स, yet the concept of lines force is very useful। तो काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों को पढ़ना है। Then after we are moving towards next concept, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमारी 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट होंगी। प्रॉपर्टीज की बात करें, द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस, स्मूथ, विदाउट एनी ब्रेक। कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन मान लीजिए यहां से शुरू हो गई और यहां जाके टर्मिनेट हो रही है, तो बीच में इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं दिखाएगा इसको। यहां ब्रेक जो आपने दिखा रखा है, ये ब्रेक कभी भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होगी वो कंटीन्यूअस होगी। द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, पॉजिटिव से ये स्टार्ट होगी और कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिव या नेगेटिव पर ये जाकर के एंड करेगी। क्लोज कंटीन्यूअस कर्व कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं है कि यहां से आपने पॉजिटिव से शुरू की, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई और यहां से दूसरी निकलेगी इधर आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती है, कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिव, या मैं इसको एप्रोप्रिएट वर्ड दूं तो नेगेटिव पे जाकर के ये टर्मिनेट हो जाएंगी, टेंजेंट इनका डायरेक्शन शो करेगी। देन आफ्टर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज नो टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसमें मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक ये वाली और एक ये वाली, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देन कोई भी मेरे पास चार्ज है, उस चार्ज के परपेंडिकुलर ही ये बाहर निकलेंगे और परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज लिया, ये इसकी बाउंड्री दिखा दी, तो मेरे को यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल शो करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के लिए। निकलने के बाद चाहे तो ये निकलते ही बैंड कर जाए, दैट्स द अदर थिंग, लेकिन निकलते समय ये 90 डिग्री का होगा। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो एंटर करते समय ये 90 डिग्री होगी सरफेस पे। इसका रीजन भी यहां दिया हुआ है, ऐसा क्यों होता है? The lines of force have tendency to contract lengthwise. This explains attraction between the unlike charges. अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस टेंडेंसी रख रही है कॉन्ट्रैक्शन की, सपोज ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, यहां पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। और अगर कहीं डाइवर्जन होता है, मान लीजिए यहां से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये डाइवर्जन हो रहा है, मैं देख रहा हूं दूर दूर जा रही है, तो
या एक्सपेंड हो रही हैं, लेटरल प्रेशर महसूस कर रही हैं, तो दैट इज कॉज ऑफ रिपल्सन। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मेरे को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को दिखाना है लाइंस के थ्रू, तो अगर मैं नजदीक नजदीक बना देता हूं, क्लोज बना देता हूं, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा बताना चाह रहा हूं। और अगर मैं इनको दूर दूर बनाता हूं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहां कहीं ना कहीं वीक है, कमजोर है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस मैंने यहां पे शो की, और ये बीच में कोई कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर बोला तो सपोज मैंने कोई एक गोल्ड का, सिल्वर का, आयरन का मेटलिक स्फीयर रख दिया। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस अपना पाथ जो है वो चेंज कर देती हैं। अगर ये मेरा यहां पे कोई मेटलिक बॉडी रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इसके बाहर से निकलेंगी, इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है। तो स्टूडेंट्स, ये फैराडे केज की तरह से भी यूज किया जा सकता है, या हम ये कहें कि फैराडे ने इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कैसे यूज किया, बड़ा क्लियर था। वैसे तो आगे नोट्स में दे रखा है मैंने, लेकिन अभी यहां आ गया सामने तो डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, मैंने इस गैल्वेनोमीटर के लिया और इस गैल्वेनोमीटर को एक स्फेरिकल शेल के अंदर रख दिया, मेटलिक स्फेरिकल शेल के अंदर रख दिया। अब अगर मैं इसे नहीं पास करना चाहता हूं, ले जाना चाहता हूं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहां प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा वो इसके बाहर से निकल जाएगा, कभी भी इसके अंदर हार्म नहीं करेगा। इस तरह से ये जो मेरा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये बिना किसी हार्म के, बिना किसी नुकसान के बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। देखो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने कई बार हम लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, अभी जैसे डिस्कस किया था, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हुए दिखानी है। यहां पे 90 डिग्री एंगल आपको और देना है, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे आप बहुत सारे दिखाएंगे। ये एक अलग बात है कि अगर कोई मोर पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा लाइंस आप शो कर देंगे, और कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें लाइंस कम दिखाएंगे। नेगेटिव चार्ज में ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि यहां मेरा नेगेटिव चार्ज है। अगेन दे विल एंटर एट 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री। इस चीज को मैं लिख सकता हूं Q इज ग्रेटर देन 0, और इस चीज को लिख देता हूं मैं Q इज लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब Q इज लेस देन 0 और पॉजिटिव का मतलब Q इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्वेश्चन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का 1 मार्क्स में सीबीएसई ने कई बार डिस्कस किया है। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स, इफ देयर इज ए डाइपोल, डाइपोल है तो देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकली, नेगेटिव में जाकर के टर्मिनेट हो गई। अब अगर बहुत ज्यादा बाहर है, मान लीजिए इस लाइन की बात करूं मैं, एक बहुत लंबा सा कर्व ये लेकर के ऐसे करके एंटर करेगी। अब चूंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम थी या व्हाटएवर सो, मैं इसको शो नहीं कर पा रहा था, तो मैंने यहां पे इसको फ्री एंड दिखा दिया और यहां पे फ्री एंड दिखा दिया। तो अगर मेरे पास डाइपोल है, तो डाइपोल से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेंगी। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स फील्ड लाइंस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर मेरे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो उस स्थिति में देखें जरा, ये दोनों बराबर के हैं, तो क्या होगा, बड़ा ऑब्वियस है, यहां से भी बाहर निकलेंगे। देखिए बाहर भी ये भी निकलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के दोनों का इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को नलिफाई कर देगा। इट मे बी ये ऐसे बैंड कर दिया और ये ऐसे बैंड कर दिया, और ये वाला रीजन जो है मेरे को न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा, जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की बात कर रहा था, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड शो करने के लिए मैंने ये डायग्राम दिखाया हुआ है, पहले भी यूज किया था। मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव प्लेट है मेरे पास, तो इस पॉजिटिव प्लेट के दोनों तरफ मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी।
इधर भी और इधर भी इक्वल स्पेस मिलेगी। इनके बीच में एक लेटरल प्रेशर यहां पे महसूस होता है। क्या? लेटरल प्रेशर महसूस होता है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। मेरे को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की बात करनी है। तो ऑब्वियसली यहां पे जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, और जब यहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहां मेरे पास डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंपैरेटिवली यहां पे क्या होगा? कमजोर होगा। ये मैंने यहां पे शो करने की कोशिश की है। बस इस क्लास का लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्लास ओवर करते हैं। ये देखिए, फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज मास रेशियो की बात भी हम लोग करेंगे, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो इस डायग्राम पे मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो 1 और 2 मेरे पास दोनों चार्जेस हैं, ऑब्वियसली दे विल बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और ये थर्ड जो है, ये इस पॉजिटिव से रिपल्सन लेगा और इस नेगेटिव से अट्रैक्शन लेगा। मीनवाइल ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉजिटिव है, और थर्ड मेरा कैसा है? सॉरी, फर्स्ट और सेकंड दोनों मेरे नेगेटिव हैं, और जो थर्ड है वो मेरा पॉजिटिव है। तो ये तो पोलरिटी की बात मैंने कर दी। अब हम लोग बात करना चाहें रिगार्डिंग टू चार्ज मास रेशियो। देखो बच्चे, अब तो बहुत ज्यादा यूज इस चार्ज मास रेशियो का नहीं होता, लेकिन एक समय था जब हमारे सिलेबस में मिल्टन सॉलिडोरफ एक्सपेरिमेंट था, उसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हुआ करते थे। वहां चार्ज मास रेशियो की जरूरत होती थी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको नो डाउट अभी भी जरूरत हो सकती है। तो देखिए, समझ लेते हैं यहां पे क्या है। सिंपल सा, दैट इज QE इक्वल्स टू mk। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है किसके? इनर्शियल फोर्स के। यहां से अगर मैं देखता हूं चार्ज मास रेशियो की बात, तो Q ओवर m इक्वल्स टू E ओवर a। अगर मैं E ओवर a निकाल दूं तो Q बाई m मुझे मिल जाएगा। बड़ा सिंपल। एक्सीलरेशन निकाल दूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे Q बाई m यानी चार्ज मास रेशियो मिल जाएगा। दैट्स द फिलॉसफी जिसके बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपसे डिस्कस कर देता हूं। इसको ये देखें, यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। A इक्वल्स टू F बाई m या QE बाई m। देयरफॉर डिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम लोग इजीली देख पाएंगे चार्ज मास रेशियो को। मैं डायग्राम फिर दोबारा से बना देता हूं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और सपोज मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से 2 है। एक में ज्यादा डेविएशन है, सपोज मैं इसको 1 कह रहा हूं, इसको 2 कह रहा हूं। यहां पे एंगल बनने वाला θ2 है और ये वाला एंगल θ1 है। तो स्टूडेंट्स देखो, एक्सेलरेटेड मोशन है तो मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए 0 ले ली। दैट इज 1/2 AT स्क्वायर। A की वैल्यू मैंने प्लेस की, दैट इज Q बाई m T स्क्वायर। इस तरह से H यानी कि ये वाली चीज, दैट इज H y एक्सिस में जो मोशन हमने लगाया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाई m। तो मैं डायग्राम देख के बता सकता हूं कि 1 के लिए जो H है वो ज्यादा है और 2 के लिए जो H है वो कंपैरेटिवली कम है, तो Q बाई m भी मेरा उसी रेशियो में मेरे को यहां पे मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट फ्यू क्लासेस। ये आंसर्स हैं, सारे के सारे दे रखे हैं। दैट इज द एंड ऑफ योर क्लास। बस एक छोटी सी बात मुझे और डिस्कस करनी थी, बहुत फेबुलस है। पिछली क्लास में हम लोगों का टाइम ओवर हो गया था तो हम उस चीज को डिस्कस नहीं कर पाए थे। वो था
एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बीच का रिलेशन। ये लास्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट था, इसे हम लोग देखेंगे एक बार। कंपैरिजन ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ये छोटी सी बात थी। देखो बच्चों, सिंपल सा इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हमने लिखा, एक्सियल का फॉर्मूला लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों में से इस 2 का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाता है। तो E एक्सियल इक्वल्स टू 2E इक्वेटोरियल। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है आप लोगों से, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बस इसको एम्फसाइज करना था, बाकी कुछ नहीं, कोई नई बात नहीं है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।